हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञानेंद्र सर आपके बीच आ चुके हैं फिर से, और आज आपके बीच तीसरा वीडियो लेकर के आ चुके हैं। क्या आप लोगों ने पहला वीडियो बातचीत देख लिया है, या फिर दूसरा वीडियो उसने कहा था देख लिया है? नहीं देखा ना? नहीं देखा है तो फटाफट जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लो, क्योंकि एक एक वीडियो बनाया गया है वो केवल आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से तीसरा वीडियो लेकर के आ चुके हैं, और यह वीडियो आप ही के लिए है। वही सारी की सारी मेहनत मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। हम लोग मिशन 400 प्लस लॉन्च किए हुए हैं, और इस मिशन 400 प्लस में आप सभी बच्चे जुड़ कर करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग एक दमदार धमाकेदार भाषण लेकर के आए हुए हैं, जो कि जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। देख चुके हैं, थंबनेल में ही नज़र आ गया होगा कि लग रहा है वहाँ पर एक आग लगा देने वाला भाषण। जी हाँ, आज का जो भाषण है ना, वो एक समय था, एक समय का दमदार भाषण हुआ करता था, जो कि संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। जो भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। मैं आपको बताऊंगा कि एक कैसा भाषण था और ये भाषण कहाँ पर दिया गया था, जिस भाषण से आपका चैप्टर बना हुआ है। चैप्टर 3 जो है हिंदी की, वो चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति या जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक भाषण का एक अंश है। इसलिए मैंने यहाँ पर थंबनेल में लगाया है एक आग लगा देने वाला भाषण। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। हिंदी का तीसरा चैप्टर है। तो फटाफट, आप लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाना है और पूरा वीडियो खंगाल देना है। 1 को देख लेना है, 2 को देख लेना है, फिर 3 में आना है। ठीक है, अगर नहीं देखे हुए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे दोनों वीडियो का लिंक। डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप तो डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे, पहला वीडियो पे, दूसरा वीडियो पे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, क्या है चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति, और इनके लेखक कौन हो जाएंगे भाई? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का आप लोग फोटो देख लिए ना, यही है जयप्रकाश नारायण, और इनका द्वारा दिया गया एक भाषण था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में यदि अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो आपको लेखक का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ याद कीजिएगा। आप लोग बताइएगा मेरे साथ, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? बोलना है भाई, ये नहीं सोचना है कि हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो कौन सुनने वाला है। सुनने वाला एक ऊपर वाला है, ठीक है ना, उनसे गद्दारी नहीं करना है, और खास करके हमसे भी इतना जोर से बोलिए कि आस पड़ोस पड़ोसी मोहल्ला भी जान जाए कि आज ज्ञानेंद्र सर का वीडियो चल रहा है और संपूर्ण क्रांति स्टार्ट कर दिए हैं सर। ठीक है ना, तो फटाफट आप लोग बताइएगा संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वही जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे संपूर्ण क्रांति के लेखक। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जयप्रकाश चचा के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म उन्म कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902। सही है ना, 11 अक्टूबर 1902 जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। सिताब दियारा गांव के उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी। कुछ हिस्सा बिहार में भी आता है, पहले के टाइम में आता था, सारण वगैरह आता था। तो सिताब दियारा गांव में हुआ था, यानी यूपी के सिताब दियारा में हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902। अच्छा, आप लोग एक फटाफट बताइएगा कि अक्टूबर में कौन से ऐसे महान नेता थे कि जिसका जन्म हुआ था अक्टूबर में ही। ठीक है, आप लोग फटाफट बताइएगा कि अक्टूबर में किसका जन्म हुआ था। फटाफट आप लोग बताइए, अक्टूबर में किनका जन्म हुआ था? कमेंट बॉक्स में फुल कर देना है कि अक्टूबर में किनका जन्म हुआ था। आप लोग एक ऑप्शन हिंट्स दे देते हैं कि अक्टूबर में आप लोग बताइएगा कि 2 अक्टूबर में किस महान नेता का जन्म हुआ था। किन्हीं को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है कि जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ी थोड़ी बातों को हम लोग जान लेते हैं, तब इस वीडियो को पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर उनके बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे मज़ा आएगा इस चैप्टर में। तो चलिए जानते हैं, जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। जयप्रकाश नारायण जो थे वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, यानी यह भी क्या थे, हमारी देश की आज़ादी में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है ना। इसलिए हम लोग लिखे हुए हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे और राजनेता थे, ये नेता थे। ठीक है,
चलिए, और जिन्होंने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व क्या था, यानी एंटी पार्टी कहा जाए, ऑपोजिशन पार्टी, क्या कहेंगे हमको, ऑपोजिशन पार्टी। इंदिरा गांधी की सरकार को कहा जाए, यानी कांग्रेस की सरकार को अगर गिराने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो जयप्रकाश नारायण का ही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आग लगा देने वाला भाषण दिया था ना, जिस भाषण से इतनी क्रांति हुई जिससे कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली तक हिल चुकी थी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध ये खड़े हुए थे, पहला ऐसा आदमी थे जो कि कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध इतने दमदार तरीके से आए थे ऑपोजिशन पार्टी का विरोध करने के लिए, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण को भारत का सर्वोच्च सम्मान, क्या बात है, हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा प्राइज जिसका नाम है भारत रत्न, भारत रत्न 1998 को मिला था। यानी भारत का सबसे बड़ा प्राइज कौन है भाई, भारत रत्न। भारत रत्न भी इन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है। और देखिए इनकी माता का क्या क्या नाम था, इनकी माता का नाम था फूल रानी, क्या नाम था, फूल रानी। माँ का नाम आप लोग फटाफट बताइएगा, माँ का नाम याद हुआ कि नहीं हुआ, फूल रानी, फूल से याद रखिएगा, फूल रानी। और पिता का नाम था हर्षुदयाल, पिता का नाम क्या था, हर्षुदयाल, ठीक है ना, याद हो गया। बचपन में इन्हें बाउल के नाम से जाना जाता था, याद कर लेना है फटाफट, बचपन में इसे बाउल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, बाउल के नाम से जाना था। किन्हें भाई, मुझे नहीं, जयप्रकाश नारायण को बाउल के नाम से जाना जाता था। और हाँ, बड़े होने पर इन्हें जेपी के नाम से जाना गया। किस नाम से, जेपी। आप कहिएगा सर जे माने क्या होता है, पी माने क्या होता है सर, जे से जयप्रकाश, जयप्रकाश। इन्हें जब ये बड़े हो गए ना तो इन्हें जयप्रकाश के नाम से जाना गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए जेपी के नाम से किन्हें जाना जाता था, आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और हाँ, बाद में इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाने लगा, बाद में इन्हें हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानने लगे। यानी आपको कहा जाए तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पूरा नाम आप लोग बताइए तो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और जेपी भी आप लोग शॉर्ट में कह सकते हैं, जेपी चाचा कहिए और मजा आएगा सुनने में, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति अगर कहा जाए तो संपूर्ण क्रांति का नारा अगर कोई कहा जाए किसने दिया था तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और हाँ प्यारे बच्चों, एक बात आपको ये भी याद रखना है, पटना का जो हवाई अड्डा है ना, पटना का हवाई अड्डा, वह जो जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वह भी इन्हीं के नाम से रखा गया। अब सोचिए कितने महान इंसान हैं जिनके नाम से पटना का हवाई अड्डा का नाम भी इन्हीं के नाम पे है, यानी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। चलिए अब आगे भी देखते हैं, हम लोग इनके बारे में बहुत कुछ जान गए ना जी। चलिए, जयप्रकाश नारायण ने ही 5 जून 1974 को, क्या गजब का क्वेश्चन है, यहीं से तो बन गया क्वेश्चन जी। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यहीं से क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन बन गया। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो 5 जून 1974 को दिया गया था। कब दिया गया था तो 5 जून 1974 को दिया गया था। और कहाँ दिया गया था, कहाँ दिया गया था तो पटना में दिया गया था। पटना में संपूर्ण क्रांति नामक नारा दिया गया था। और चलिए, जयप्रकाश नारायण जो थे खुद पटना कॉलेजिएट के छात्र भी थे, पटना कॉलेजिएट के ये स्टूडेंट भी रह चुके हैं। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भी गए, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भी गए। जयप्रकाश नारायण कोई मामूली इंसान नहीं है, ये जयप्रकाश नारायण वही जयप्रकाश नारायण है जिन्होंने अपने गांव में स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना। और स्वामी सत्यदेव का भाषण सुन के इतना इंस्पायर हुए, इतना प्रेरित हुए कि बिना पैसा का वो अमेरिका गए पढ़ने के लिए। और अमेरिका में जाकर के बगानों में काम किया, अमेरिका में जाकर के जूता साफ करने का काम किया, और अमेरिका में ही जाकर के एक छोटा सा रूम में जाकर रहते थे और वहाँ पर बर्तन धोने का काम करते थे, रेस्टोरेंट में जाकर के बर्तन धोते थे। अब सोचिए कितना कष्ट को सह करके ये अमेरिका में पढ़ करके आए। लेकिन हाँ, अमेरिका में पढ़े भी, साथ ही साथ क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होती है, वो सारा का सारा अभी हम वीडियो में ही बताएंगे, सारी की सारी बातें, ठीक है ना। तो ये पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। अब सोचिए पैसा नहीं था, स्वामी सत्यदेव का भाषण सुन करके अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए,
और इस आंदोलन का उद्देश्य था, वो जो 5 जून 1974 को जो भाषण दिया गया था, आंदोलन जो किया गया था, संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन जो किया गया था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना, इंदिरा गांधी की जो सत्ता है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति नामक भाषण दिया था। ठीक है। और देश में जात पात, दहेज प्रथा, बेरोजगारी को समाप्त करना था। यह जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो संपूर्ण क्रांति नामक जो भाषण दिया गया था, यह जो आंदोलन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि इंदिरा गांधी की सरकार को हटा देना और देश से जात पात, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्या को खत्म कर देना। ठीक है ना। चलिए, और उसी मैदान में हजारों ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे। प्यारे बच्चों, जब जयप्रकाश नारायण जी ने जब भाषण दिया था ना पटना के गांधी मैदान में, ठीक है ना, और उसी मैदान में हजारों ने अपने जनेऊ आप लोग समझते होंगे, ब्राह्मण लोग पहनते हैं, तो जनेऊ को उतार करके फेंक दिया, तोड़ करके फेंक दिया, और पूरा ग्राउंड, पूरा मैदान एक नारा से गूंजा था, जो कि नारा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। आप लोग याद कीजिएगा मेरे साथ साथ वो क्या ना था नारा। ठीक है ना। चलिए, वो नारा दिया गया था, उसी मैदान में हजारों ने अपने जनेऊ तोड़ दिए और एक नारा गूंजा था, क्या? जात पात तोड़ दो, जात पात तोड़ दो। जी हाँ, जात पात को तोड़ दो। और आगे तो सुन लो भाई, तिलक दहेज छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। सबको तिलक दहेज क्या करना है? छोड़ देना है। जात पात को तोड़ देना है और तिलक दहेज जो मिल रहा है उसको छोड़ देना है। और समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। ठीक है। चलिए, तो याद हो गया ये नारा। बताइएगा आप लोग क्या था नारा? कि जात पात को तोड़ दो, जात पात को तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। और संपूर्ण क्रांति, यह जो संपूर्ण क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति की ज्वाला इतनी धधक उठी, इतनी भयावह, इतना बड़ा क्रांति हुआ था, उससे कांग्रेस की सरकार को हाथ धोना पड़ गया। हाँ भाई, हाथ धोना पड़ गया, मैंने सत्ता से हटना पड़ गया। आप सोचिए, एक बिहारी है जो कि कहा जाए तो यूपी और बिहार का बॉर्डर सेम ही था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, और बिहार से इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार तक हिल गई और उन्हें अपनी सत्ता से हटना पड़ा। अब सोचिए कितना भयानक आंदोलन हुआ था। आज तक उतना कभी भीड़ पटना में देखने को नहीं मिला गांधी मैदान में। ठीक है ना। चलिए, और साथ ही आप लोग याद रखना है इन लोगों को, साथ ही साथ इनकी मृत्यु 76 वर्ष की उम्र में, 76 ईयर एज में 1979 को हो गई थी, 1979। ठीक है ना, 1979 को हो गई। तो कुछ हमको लगता है जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोग जान गए होंगे। साथ ही साथ देखिए, वो जो पटना का जो गांधी मैदान था, कितना भीड़ था उस दिन। सोचिए, 5 जून 1974 का दिन, चिलचिलाती धूप, इतना धूप, और इतना धूप में लोग जयप्रकाश नारायण का भाषण सुनने के लिए गए थे। और सोचिए कितना भीड़ होगा उस समय में, और जो कि इतना धूप था, लेकिन फिर भी लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। जयप्रकाश नारायण का भाषण था ही कुछ ऐसा ना, आप लोग ने सुना भी ना, जात पात को, अरे भाई बोलना है, जात पात को तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। सोचिए कितना भयानक, कितना भयावह, कितना कहा जाए तो आग लगा देने वाला भाषण था, जिससे कि इंदिरा गांधी की सरकार तक हिल उठी थी, कांग्रेस की सरकार हिल उठी थी। अब सोचिए कितना बड़ा ये आंदोलन था। देखिए, यही है फोटो, दिख भी रहा होगा, हो सकता है थोड़ा धुंधला वगैरह भी दिखे, क्योंकि हम तो तभी कैमरा मैन नहीं थे जो कि फटाफट फोटो खींचते रखेंगे। हम भी वही फोटो कहीं से डाउनलोडिंग वगैरह ही किए हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार से भाषण दिया था। यहाँ पर हाय हेलो भी कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी का इनका लुक है, हाय, ठीक है, आप लोग भी देखते जाइए। आगे देखिए कितना भयावह भीड़ था, हो सकता है दिख भी रहा होगा, हो सकता है नहीं भी दिख रहा होगा। आप लोग कोशिश कीजिए, देखिए, बाकी यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह से देख सकते हैं फोटो। खैर देखने कोई जरूरत नहीं, यहाँ देख लिए, मेरी बातों से तो विश्वास हो ही रहा होगा ना। ठीक है, देखिए कितना भीड़ था। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भीड़ आपको दिख रहा होगा, एकदम आदमी सब मच्छर की तरह नजर आ रहा होगा ना जी। देखिए कितना, ये मच्छर नहीं है बल्कि आदमी की भीड़ है। सोचिए कितना भीड़ था। और कब ये नारा कब दिया गया था? संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974, याद रख लेना है, 5 जून 1974।
1974 को। अब देखिए आगे और भी देखिए, आपको भीड़ और आगे भीड़ का सामना कराते हैं। देखिए कितना भीड़ है, ठीक है ना। अब आगे यहाँ देखिए भीड़ कितना है, पूरा गांधी मैदान पूरा भरा हुआ, एकदम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ है ना। चलिए, तो हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में मुख्य मुख्य बातों को जान गए। क्या क्या मैंने जाना कि इनकी माता का नाम क्या था, फूल रानी, और इनके पिता का नाम क्या था, हर्षुदयाल, और साथ ही साथ मैंने जाना कि इनके बचपन का नाम बाउल था। और इनके बाद इनका जन्म तिथि हम लोग जान गए कि जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902, 11 अक्टूबर 1902। अब यहाँ पर तुरंत याद करवाए हैं, 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। सिताब दियारा में हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और सब मुख्य बातें याद रखना है कि इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1998 में। और चलिए, बहुत सारी बातों को हम लोगों ने इनके बारे में जान लिया। अब हम लोग आते हैं सीधा का सीधा कहाँ, चैप्टर की ओर। चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और अब आपके बीच में हम बुक को खोलने वाले हैं। अब बुक को खोलेंगे तो दिखेगा नहीं, यहीं पर बुक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बुक भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ये रहा आपके बीच बुक। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सबसे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही। यहाँ पर हम लोग बुक स्टार्ट करेंगे और बुक स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे। देखिए, ये क्लास 12th का हिंदी है। अब देखिए हिंदी क्या है आपका 100 नंबर का पूछा जा रहा है, और थोड़ा सा हिंदी का क्या है, कहानी वगैरह सब क्या है, थोड़ा लंबा है। अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग में दिया हुआ है, हम चाहेंगे तो इसको 10 मिनट में ख़त्म करके रख देंगे। 10 मिनट में पढ़ाएंगे, हमको सारा का सारा बात याद है इसमें से, कहाँ क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हमको तुरंत इस वीडियो को हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इससे मेरा फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि समय बच जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपका बहुत नुकसान होगा। क्योंकि हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपको अधिक से अधिक इस बातों से, किताब से रूबरू कराएं। चाहेंगे तो हम समरी के रूप में फटाफट इसको 10 मिनट में खींच सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप जाइएगा, हो सकता है आपको बीच से कोई क्वेश्चन दे दे और भाई पूछता है, तब आप लोग बोलेंगे कि ज्ञानेंद्र सर आप काश पूरा पढ़ा दिए होते तो मेरा वो नंबर नहीं छूटता। और प्यारे बच्चों, एक एक नंबर से टॉपर बना जाता है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया सर जी, मोटा मोटी बात बताइए दिए। तो नहीं, मोटा मोटी बात नहीं बताए हैं, पूरा का पूरा वीडियो को देखना है ताकि एग्जाम में एक नंबर भी ना छूटे, ठीक है। चलो, तो हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या दिया हुआ है। मुख्य मुख्य बातें हम आपको याद भी करवा चुके हैं। आप लोग फटाफट एक बार पढ़िए, बुक लेकर के बैठ जाइए, एक बार बुक निकालिए फटाफट और पढ़ के दिखाइए, बताइए कि क्या क्या चीज़ आपको समझ में आया इसमें से। चलिए, थोड़ा सा अगर आपका इजाज़त हो तो हम थोड़ा पानी भी पी लेंगे, ठीक है। हमारा तो पेट्रोल कहा जाए, मोबिल कहा जाए, गिरीस कहा जाए, सारा का सारा यही पानी है, इसी के बल पे तो पढ़ाते हैं ना जी। चलिए, अब आगे देखते हैं। इसमें से आपको याद हो गया होगा इनका जन्म कब हुआ था, फटाफट बताइएगा। तो 11 अक्टूबर 1902 याद है सब बच्चे को। और इनका निधन कब हो गया, 8 अक्टूबर 1979 को, 1979 को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा, सिताब दियारा। अगर किन्हीं को नहीं दिख रहा है वीडियो में तो वीडियो का क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए भाई, नेट को बचाना नहीं है। और अगर वीडियो का क्वालिटी नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम क्या कीजिए, बुक को वहाँ खोल करके बैठ जाइए। बुक को खोलिए, हम यहाँ बता रहे हैं, आप लोग वहाँ अंडरलाइन करके पढ़िए, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। यूपी का बलिया ले सकते हैं और बिहार का सारण जिला जो है, उस जिला में आप यह जो है सिताब दियारा वह वहाँ तक फैला हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि बिहार और यूपी का दोनों का बॉर्डर पे ही इनका मतलब जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, बचपन में इसको क्या कहा जाता था, बचपन में इसको बाउल कहा जाता था। क्या कहा जाता था बचपन में, इनको बाउल के नाम से जाना था। अभी तुरंत हम बताए, बचपन में बाउल कहा जाता था, बड़े होने पर इनको जेपी के नाम से जाना गया, ये सब बताइए दिए। और इनको साथ ही साथ लोकनायक के नाम से जाना जाता था। पिता का नाम क्या हो जाएगा, हर्षुदयाल, माता का नाम फूल रानी देवी, और इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा प्रभावती देवी। क्या गजब का बात है, यहाँ मिल गया। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी और प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर यादव की पुत्री थी। एक गांधीवादी थे जो कि गांधी विचारधारा के सपोर्टर थे, जिनका नाम था ब्रज किशोर यादव, ब्रज किशोर प्रसाद, उनकी यह पुत्री थी। कौन,
तो इनकी पत्नी जिनका नाम था प्रभावती देवी, और इन्होंने आरंभिक शिक्षा घर पर ही की थी। फिर पटना कॉलेजिएट में गए, आरंभिक शिक्षा घर पर किए, फिर पटना कॉलेजिएट गए और पटना में दाखिल हो गए। यहीं बिहार के हिंदी की वर्तमान स्थिति पर विषय लेख के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त किया, और वहीं पर बिहार में हिंदी के लिए इन्होंने सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त किया। और इसके बाद वे पटना कॉलेज चले गए और पटना में प्रवेश कर गए। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा, आपको मालूम है कि असहयोग आंदोलन हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो चौड़ी चौड़ा जो कहा जाए तो चौड़ा चौड़ी कहा जाए, वो जो घटना हुआ था उसके बाद असहयोग आंदोलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन के बाद जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है ना, तो उस दौरान क्या हो गया, इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दी और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। यहीं से हम आपको बताए थे अमेरिका गए थे और वहाँ क्या किए थे, बगानों में काम किए थे, जूता साफ किए थे और साथ ही साथ रेस्टोरेंट में काम करके जूठा बर्तन को धो करके अमेरिका में पढ़े थे, ठीक है। और वहाँ गए, कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्किंसन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं से ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ना कर सके और देश लौट आए। माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो माँ की तबीयत खराब होने के बाद इन्होंने क्या किया, पीएचडी नहीं कर पाया, पीएचडी नहीं कर सके और वहाँ से क्या हो गए, देश को लौट गए, ठीक है। याद हो गया होगा इतना ठो। चलिए अब आगे देखते हैं। यानी कहा जाए तो अमेरिका से पीएचडी ये नहीं कर पाए, माँ का तबीयत खराब हो गया था, भाई माँ तो माँ होती है, तो ये वहाँ से क्या होते हैं, लौट आते हैं अपने घर की ओर, ठीक है। राजनीतिक जीवन के देख लेते हैं कि कब कब इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए, 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, जिसको कहा जाता है नमक आंदोलन, और उसी नमक आंदोलन के दौरान 1932 में क्या हो गए, ये जेल चले गए। 30 वगैरह में आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 32 में चल रहा होगा, तो उसी में क्या हो गया, ये जेल भी चले गए। और जेल से बाहर निकल करके कांग्रेस के अंदर ही रह करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन उसी के अंदर एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम रखा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939 से कहा जाए, 1939 से कहा जाए तो 1943 में जेल भी गए और 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय में कुछ ज़्यादा ये फेमस हो गए। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम योगदान दिया। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में स्वयं को अपने आप से स्वयं को अलग कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने अपनी राजनीति वगैरह से अपने आप को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। 1954 में विनोबा भावे नाम के दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वोदय आंदोलन किया था, उनसे वो जुड़ गए। और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। वही अभी जो हम बता रहे हैं जो आंदोलन हुआ था 1974 में छात्र आंदोलन, यानी कहा जाए तो आज वाला जो भाषण है उन्हीं का नेतृत्व किया था। और आपातकाल के दौरान इमरजेंसी तभी लग गया, इंदिरा गांधी ने क्या की थी, इमरजेंसी लगा दी थी, तो इमरजेंसी के दौरान ये जेल भी गए। और इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी कहा जाए, और यही जनता पार्टी आगे चल करके नाम हो गया किस चीज़ का भाई, बीजेपी का। तो इन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने ही सपोर्ट किया और इन्होंने ही बीजेपी के गठन में कहा जाए तो बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। और इन्हीं का जनता पार्टी से ही आगे चल के नाम हो जाता है बीजेपी। तो कहा जाए जनता पार्टी से बन गया बीजेपी, तो जनता पार्टी का गठन में इन्होंने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब आगे चलते हैं, कृतियाँ, कुछ रचना को देख लेते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इन्हीं का रचना है, और साथ ही साथ कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित इन्होंने किया। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिला। एक और भी इनको प्राइज मिला था जिसका नाम था मैग्सेसे पुरस्कार। और 1998 में अभी हम तुरंत बताए कि भारत रत्न इसको मिला। कब इन्हें भारत रत्न कब मिला, 1998 में, 1998 में इनको भारत रत्न मिला। आगे देखते हैं, जयप्रकाश नारायण 20वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक। चलिए इस समय कुछ नहीं दिया हुआ, हम लोग डायरेक्ट अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर की ओर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर की ओर। स्टार्टिंग तो कर लिए, जयप्रकाश नारायण के बारे में मोटी मोटी बातों को, लगभग सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया और उम्मीद है आप याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग कि जयप्रकाश नारायण ने जो 5 जून 1974 को जो भाषण दिया था, कब दिया था भाषण, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि 5 जून 1974
5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जो भाषण इन्होंने दिया था, उसी भाषण को अब मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके बीच में कि उस समय में जयप्रकाश नारायण ने ऐसी कौन सी बातें कही थी जिस कारण से कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और वहां पर इतना बड़ा ये आंदोलन वगैरह का रूप धारण कर लिया। सोचिए क्या बोले होंगे उस दिन 5 जून 1974 को। तो चलिए उस बातों को हम लोग देखते हैं कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने क्या क्या बातें को वहां पर बोला था। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे कहता है कि बिहार, सुनिएगा आप लोग कॉपी निकाल करके और बुक वगैरह निकाल करके फटाफट देख लीजिए। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जब को उनको माइक जब मिला तो वहां पर सुनिए, देखिए कहते क्या है भाषण में। ठीक है, कहते हैं कि बिहार प्रदेश संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, क्या बात है, मोदी जी का बड़ा डायलॉग है भाइयों बहनों, है ना। तो ये जब इन भाषण को देने के लिए गए और भाषण में जैसे इन्होंने माइक को पकड़ा तो माइक में पहला आवाज़ इन्होंने निकाला कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के, बिहार प्रदेश के छात्र संघर्ष समिति के प्यारे भाइयों एवं बहनों। अब सोचिए कितना मजेदार भाषण है जब अगर कोई कह दे भाषण में भाइयों एवं बहनों। अब कहते हैं क्या उन्होंने भाषण में क्या पढ़ा, तो कहते हैं कि अभी अभी रेणु जी कोई व्यक्ति हैं, तो कहते हैं क्या कि अभी रेणु जी ने, फणीश्वर नाथ रेणु वही है, ठीक है ना। कहते हैं अभी लग रहा होगा किसी को कि कोई महिला है, नहीं पुरुष है, ठीक है ना। कहते हैं अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था सुनाना, तो वह चाहते थे कि मुझसे पूछा गया कि यह कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे बहुत सारी स्मृतियां और अभी भी हाल ही की बहुत दुखद स्मृतियां को जागृत कर दिया गया। इससे हृदय भर उठा। और आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका। तो कहते हैं कि भाइयों एवं बहनों, अभी जो रेणु जी ने जो कविताएं पढ़ी, तो वास्तव में उनका अनुरोध था कि जयप्रकाश नारायण जी आप उस कविता को पढ़िए, ठीक है ना, आप उस कविता को पढ़िए। लेकिन मैंने कहा चलो भैया आप ही पढ़ दो, ठीक है आप ही पढ़ दो। और उस कविता को पढ़ करके मेरे जो मन में है बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारी सोच जागृत हो गई कि मुझे याद आने लगा वो पल। अब कौन सा पल है तो सुनिए। कहते हैं कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, एक अस्पताल है वेल्लोर, तो कहते हैं कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, मद्रास यानी चेन्नई कहा जाए, मद्रास का ही नाम चेन्नई है, तो कहते हैं जब मैं चेन्नई गया था ना, एक अस्पताल जा रहा था वेल्लोर अस्पताल, तो वहाँ जाते समय मैं क्या हुआ था, ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। कोई और दूसरे व्यक्ति हैं, उनका नाम है ईश्वर अय्यर के साथ वे रुके हुए थे। और वहाँ दिनकर जी, गंगा बाबू मिलने आए। तो वहीं पर जब वो रुके थे, किसके साथ रुके थे, ईश्वर अय्यर के साथ। तो वहीं पर क्या हो गया कि दिनकर जी आए थे और गंगा बाबू कोई और दूसरे व्यक्ति थे। कहते हैं गंगा बाबू और ईश्वर अय्यर हमसे मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू के साथ ही रहते थे, मिलने आए थे बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे। तो गंगा बाबू क्या थे, इनके साथ ही रहते थे। और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। ये कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर उस दिन बड़े खुश दिख रहे थे, जब मुझसे मिले थे ना बड़े खुश दिख रहे थे। उन्होंने अभी हाल ही में अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया था, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सबकी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया मैं देखता हूँ। तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। कहता है मेरी बात चुपचाप सुनिए। कहता है कि दिनकर जी उस दिन बहुत प्रसन्न दिखे। जब मैं गंगा बाबू से साथ दिनकर जी से मिला तो उस दिन दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। और कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में बहुत सारी कविताएं को लिखी है और मेरी आशंकाएं हैं कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में तरुणों का यानी युवाओं का जो कहा जाए, तो जो आप लोगों ने जो कुछ किया मैं उसे देखता हूँ। और कहते हैं प्यारे भाइयों बहनों, आप मेरी बात को चुपचाप सुनिए, अभी आपको ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो वो जो भाषण दे रहे थे ना, तो भाषण में ही कहते हैं, अपने सारे लोगों को देख करके कहते हैं कि आपको अभी ताली बजाने की हरगिज ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट ताली नहीं बजाइएगा। आप सबसे पहले मेरी बातों को सुनिए कि दिनकर जी हमसे मिले थे और दिनकर जी से मिल करके वो बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने कुछ कविताओं को लिखी है जो कि देश के लिए काम में आने वाला है, देश के युवाओं को जगाने का काम करेगी उनकी कविताएँ। तो कहता है, अब आगे चलिए, कहता अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे, क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना पड़ेगा, कष्ट सहना होगा और गोली और लाठी का सामना करना होगा, जेलों में भरना होगा, ज़मीनों की कुर्कियाँ होगी, यह सब होगा। ठीक है, कहते हैं कि अब आप मेरे मुख से हुंकार नहीं सुनेंगे, कहते हैं आप मेरे मुख से हुंकार नहीं सुनेंगे। और कहते हैं कि यदि आप लोगों ने जिस प्रकार से देश में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। हाँ भाई, आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा और आप लोगों को लाठी खाना पड़ेगा। आंदोलन करना इतना आसान नहीं है और इसमें आपको जेल जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, ठीक है ना, और लाठी खाना पड़ेगा और गोली भी खाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, केंद्र की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने का आह्वान कर दिया है। तो कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि यह क्रांति है मित्रों, कहते हैं कि मित्रों यह क्रांति है, यह क्रांति उस चीज़ के लिए है, देश से बेरोजगारी को ख़त्म करना है, देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, देश में जो आर्थिक समस्या है बेरोजगारी, उन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने ये जो बड़ा आंदोलन करने का निर्णय किया है, इसके लिए आपको लाठी तक खानी पड़ सकती है। कहते हैं कि विघटन नहीं होगा। चलिए, कहते हैं वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी ना जाने कितनों मील इस देश की जनता को जाना है। कहते हैं यदि अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू के कथनों पर चलेंगे तो अभी इस देश की जनता को हजारों मील पैदल चलना पड़ेगा और हम लोग को उतना समय है नहीं कि जो कि उनकी बातों को हम माने और एक साथ उनके साथ साथ चलें। तो कहता है आगे कि जिसके द्वारा देश के हजारों जवानों ने कुर्बानी दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली के निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए, जिस पर स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों की भर्ती रही। लेकिन आज तक 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज है उसमें जनता करा रही है। कहते हैं कि प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, कि जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, आज हजारों ने जो बलिदान दिया है ताकि हम लोग सुख से रहें, अच्छे से रहें, खुश से रहें, लेकिन आज 27-28 वर्ष हो चुके हैं। जब भाषण दे रहे थे कहते हैं आज 28-30 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता को वो आज़ादी नहीं मिला है, वो सुख नहीं मिला है कि जो आनंद, जो सुख के बारे में भगत सिंह सोचा करते थे कि आज़ादी के बाद यहाँ की जनता इतना खुश रहेगी, इतना आनंद से रहेगी। यहाँ की जनता को आज वो सारा का सारा हक नहीं मिला है। तो ये मिलेगा कब, जब हम लोग करेंगे आंदोलन और इंदिरा गांधी की सरकार को हटाएंगे। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि प्यारे साथियों कहते हैं कि भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता निकलता बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना, यहाँ तक उसमें रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता है। जनता होगा हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है, शिक्षा दी जाती है पर गुलामी शिक्षा। कहते हैं कि प्यारे साथियों, आज देश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, देश में हर जगह भुखमरी है, तो इन सब के लिए हम लोगों को लड़ना होगा। और साथ ही साथ आप देखते हैं हर जगह, आप बैंक चल जाइए, आप कहीं जगह चल जाइए जहां आपका बिना घूस दिए, बिना रिश्वत दिए आपका काम नहीं होता है। तो कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा ये? तो इसके लिए तो हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। सोचिए कितना दमदार भाषण होगा उस समय में, और ताली तो लोगों का मन कर रहा था ताली बजा दे, लेकिन ये बार बार बोले ताली हरगिज नहीं बजाइएगा। मुझे कोई शौक नहीं है तालियां सुनने की,
मुझे कोई शौक नहीं है तालियां सुनने की। कहते हैं शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगेंगे, लेकिन गरीबी बढ़ती है पिछले वर्षों में। कहते हैं कि नौकरियां तो मिल नहीं रही है यहाँ के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को, और साथ ही साथ बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, और आगे चलिएगा तो कहते तो मित्रों आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदय ग्राही थे। और उसी रात जब वे विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, कोई अखबार वगैरह है उसी कहते हैं, उसके इंडियन एक्सप्रेस के मालिक हैं जिनका नाम है रामनाथ जी गोयनका, के घर वे मेहमान थे और रात को दिल का दौरा पड़ गया। चलिए यहाँ पर याद रखने वाली बात आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर की जो मौत हुई थी ना, तो वो कहा जाए तो मद्रास में हुई थी। वहीं पर इनको रात में हार्ट अटैक आ गया था। कहाँ पर वो गए थे, कहाँ, रामनाथ जी गोयनका के घर पे रुके हुए थे और अचानक इनको हार्ट अटैक आ गया। किनको? रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते होंगे, वो इन्हीं के घर पे रुके हुए थे, रामनाथ जी गोयनका के घर पे रुके हुए थे, और अचानक उनको रात में दिल का दौरा आ गया। दिल का दौरा जानते हैं आप लोग? बताइए तो फटाफट क्या होगा? दिल का दौरा को बोलते हैं हार्ट अटैक। वहीं पर रामधारी सिंह दिनकर को हार्ट अटैक आ गया था। और जानते हैं आप लोग 3 मिनट में हार्ट अटैक आने के बाद 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में पहुंचा दिया उनको। लेकिन विलिंगटन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था वहां पर। कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को गोयनका जी क्या किए, 3 मिनट में अस्पताल पहुँचा दिए। हार्ट अटैक आने के बाद क्या करना चाहिए? बहुत मुश्किल वाला बात होता है। तो कहते हैं उसको 3 मिनट में रामनाथ जी गोयनका जी ने उनको अस्पताल लेके चले गए, लेकिन प्यारे बच्चों उनको बचा नहीं पाए। लेकिन कोशिश उनकी थी कि रामधारी सिंह दिनकर को बचा लिया जाए। और कहते हैं पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी को हार्ट अटैक फिर से जिंदा ना हो पाया। कहते हैं दिनकर जी उस दिन जिंदा ना हो पाए, लेकिन आज हमको वो सारी बातें याद आ रही है कि दिनकर जी की किस प्रकार से मृत्यु हुई थी। कहते हैं उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है कि हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। कहते हैं कि आज हमको वो सारी बातें याद आती है। कहते हैं कि मुझे उस मित्र की, दिनकर जैसे, रामधारी सिंह दिनकर जैसे मित्र की तलाश है। मैं अधूरा हूँ क्योंकि मेरा मित्र रामधारी सिंह दिनकर मुझसे दूर हो चुका है। ठीक है, कहते हैं आज भाई बेनीपुरी, कहते हैं आज एक और आदमी है जिनका नाम है बेनीपुरी जी होते तो उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। आज दिनकर जी की जो कविताएं लिखते नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज हो रहा है, शुरू है, प्रारंभ में हो गया है। वह कविताएं शायद इस नवीन क्रांति की अमर साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी हैं न बेनीपुरी। कहते हैं कि आज अगर रामधारी सिंह दिनकर और बेनीपुरी जी अगर होते तो उनकी जो कविताएं थी, उनकी कविताओं में जो जादू था, वे शायद हमारी इस देश की दुर्दशा को बदल देती। क्योंकि कवि क्या करते हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से देश को बदलने का काम करते हैं, वे क्रांति लाते हैं। अब मान के चलिए आप ही हैं, घर में बैठे हुए हैं, आपने कोई कविताएं पढ़ी, तो कविता को पढ़ के आपके अंदर में जोश आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, क्रांति के लिए ललायित हो पाते हैं। आप अपने घरों से निकलते हैं कि नहीं भाई, मुझे भी आवाज़ उठानी है सरकार के खिलाफ, क्योंकि आप क्या करते हैं, वैसी रचनाओं को, लेखक की रचनाओं को पढ़ते हैं। तो कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं है और बेनीपुरी जी नहीं है, शायद वे होते तो इस जो क्रांति हम लोग करने वाले हैं, ये जो क्रांति कर रहे हैं, ये कुछ और अलग होता। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कहते हैं तो मित्रों ये स्मृतियां जगी है, इनका भार हृदय पर है। मैं थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारियां आज मेरे कंधों पर आ गई है। ठीक है, चलिए कहते हैं तो मित्रों ये स्मृतियां जगी है, इनका भार हृदय पर है। कहते हैं इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है। मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। कहते हैं कि प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं थक चुका हूं, मेरी उम्र हो चुकी है,
अब सोचिए कितना उम्र हो चुके थे तभी, तो कहते हैं मैं थक चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, अब ये जो आंदोलन हो रहा है आप लोगों को संभालना है और आप लोगों को आगे आना है, और ये जो आंदोलन है ये आपको करना है, मैं केवल आपको रास्ता दिखाऊंगा। कहते हैं कि तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता हूं कि जब हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं कि संचालन समिति में बहस करता हूं। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह लें लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश के भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। तो वे देश के तरुणों से, देश के युवाओं सबसे कहते हैं कि आपको अब देश संभालना है। अरे भाई हम तो बूढ़े हो गए हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे देश नहीं संभलेगा, अब तो आगे आना है आपको, आपके अंदर में जोश है, आपके अंदर में उत्साह है, तो आपको देश को संभालना है। अरे भाई नेता हमें क्या बनाते हैं, नेता बनना है तो आपको बनना चाहिए, आपको नेता बनना चाहिए, मैं आपको सलाह दूंगा। कहते हैं कि मैं आपको सलाह दूंगा। अरे भाई मैं आपको सलाह दूंगा, आप ऐसे ऐसे कीजिए, आप ऐसे ऐसे कीजिए, अब हमसे नहीं संभलेगा ये आंदोलन, मुझसे नहीं संभलेगा ये क्रांति, अब आपको आना पड़ेगा आगे। किससे कहते हैं? देश के युवाओं सबसे कहते हैं, तरुणों से कहते हैं, ठीक है मैं आपको सलाह दूंगा। अब आगे चलिएगा, तो छात्रों ने कहा, अब देखिए वहाँ कहते हैं छात्रों ने कहा वहाँ पर कि चचा बोलने से काम नहीं चलेगा, रास्ता दिखाने से काम नहीं चलेगा, आगे आगे तो आप ही को रहना है। तो वहाँ कहते हैं जयप्रकाश, तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको रास्ता दिखाने से काम नहीं चलेगा, आप हमसे बड़े हैं, आपको तो आंदोलन में आगे रहना ही पड़ेगा। तो कहते हैं मैं आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, कहते हैं मैं टालता रहा, मैं कोशिश करता रहा कि मैं ये नहीं करूँगा, कहते हैं लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि मैं वेल्लोर जो जा रहा था तो उस आग्रह को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी योग्यता का नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया गया, परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध किया गया, नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे कोई शौक नहीं है कि बड़ा बड़ा नेता बनने का, कि इंदिरा गांधी की सरकार को टक्कर दे दी, हम हाईलाइटेड हो गए, मुझे कोई शौक नहीं है अपना नाम शोहरत कमाने का। मैं आप लोगों के आग्रह पर मैं आपका आंदोलन करने के लिए रेडी हूं, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उनसे युवाओं ने कहा कि मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा चचा, आपको आगे रहना ही पड़ेगा। मुझे सामने खड़ा करके और कई ने हमें डिक्टेट कर पीछे किया, तो क्या करना जयप्रकाश नारायण, तुम्हें इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा, मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। कहते हैं कि लेकिन हाँ मैं अगर आंदोलन करूंगा, मैं अगर आंदोलन के नेतृत्व में रहूंगा तो आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको अभी ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ताली मत बजाइए बार बार, आप पहले मेरी बातों को सुनिए। मुझे कोई शौक नहीं है नेता बनने का, और मुझे कोई शौक नहीं इतना ताली का, ठीक है। तो कहते हैं कि छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, उतने जितना में समय होगा मेरे पास, मैं सबकी बहस करूंगा और समझूंगा, और अधिक से अधिक उनकी बातों को स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा। जन संघर्ष स्मृतियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा, इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब तक इस क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस में झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कल हम किधर बिखर जाएं, क्या नतीजा निकल जाए। कहते हैं तो आपको मेरी बातें स्वीकार करनी पड़ेगी, हो सकता है कल हम बिखर जाएं, कल इस दुनिया में ना रहे, तो आप, मैंने जो रास्ता अपनाया है, मैं जिस रास्ते पर आपको बोलूँगा चलने को, आपको उस रास्ते पे चलना है। चलिए इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब कहते हैं कि यहाँ तक चलिए नतीजा निकलेगा। कहते हैं बहुत दिनों से मैं सार्वजनिक जीवन पर हूँ। 1921 के जनवरी महीने में मैं पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। कहते हैं मैं आईएससी का विद्यार्थी था कब? पटना कॉलेजिएट में 1921 में, ठीक है। हमारे साथ, हमारे निकट के साथी वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, हमारे साथ जो भी छात्र वगैरह थे सबको स्कॉलरशिप मिलने वाला था, और मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थी
बैसाखी में, और हम सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया था। कहते हैं कि हम सब ने मिलकर के गांधी जी के कहने पर असहयोग आंदोलन किया था उस समय में, जबकि हम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे। मैंने वहाँ पढ़ाई छोड़ दी है केवल और केवल, छोड़िए किस, गांधी जी के कहने पर, उस असहयोग आंदोलन के करने पर। ठीक है, कहते हैं असहयोग आंदोलन के करीब 1.5 वर्ष यूँ मेरा जीवन बीता। कहते हैं असहयोग आंदोलन के कारण मेरी संपूर्ण ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि मैंने वहाँ पढ़ाई को अपनी छोड़ी है। मुझे ताली की कोई शौक़ नहीं है, अगर ताली का शौक़ होता तो तभी मैं नेतागिरी में आ जाता। कहते हैं चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, मैं साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ISC साइंस हो गया ना जी। तो कहते हैं राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए मथुरा बाबू, उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। कहते हैं उनके जमाता जो थे, यहाँ पर चलिए, कहते हैं राजेंद्र बाबू सचिव थे। राजेंद्र बाबू कोई है, ठीक है, तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू सचिव थे या मंत्री या मित्र जो कह लीजिए। कहते हैं कि कहिए, ठीक है, मथुरा बाबू उनके जमाता जो थे, बाबू फूलदेव सहाय वर्मा, तो उनके जो जमाता थे, जमाए बाबू कहा जाए तो फूलदेव सहाय हुआ करते थे, उनके पास भेज दिया गया। फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करा करो और उनसे सीखो। कहते हैं मुझे वहाँ पर भेज दिया गया उनकी लेबोरेटरी में, और फूलदेव सहाय की लेबोरेटरी में, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर उनके जो जमाता थे उनके यहाँ हमको भेज दिया गया, जबकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। फिर भी मैंने देश के लिए मैंने क्या किया, अपनी पढ़ाई को छोड़ा। तो कहते हैं महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है। कहते हैं महामना जो मालवीय जी है, करके उनके हृदय में मेरे लिए पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिला होने के कारण मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। कहते हैं वहाँ पर मुझे फिर उसके बाद मुझे हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला होने के लिए तैयार नहीं था, वो मैं वहाँ तैयार होने के लिए नहीं गया हिंदू विश्वविद्यालय में, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। कहते हैं फिर मैं वहाँ किसी विद्यालय में नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, सरकारी स्कूल वगैरह नहीं हुआ करता था। कहते हैं बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, ISC की परीक्षा दी, पास तो करना ही था, चूँकि पास कर गया, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था और मैं मेहनत करता था, और वहाँ मैंने बिहार विद्यापीठ में मैंने ISC की परीक्षा पास कर दी, पास तो करना ही था। कहते हैं उसके बाद बचपन में हाई स्कूल में था और मैंने स्वामी, गजब का क्वेश्चन है, कि स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना। कहते हैं जब मैं हाई स्कूल में था, हाई स्कूल में जब हम थे तो अपने गांव में स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने, और स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने और अमेरिका के बारे में वो बता रहे थे कि किन्हीं के पास अगर पैसा ना हो तो वह अमेरिका जा कर के पढ़ सकता है, और कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती और पिताजी के नहर विभाग में जिलादार हैं। कहते हैं मेरे पास में कोई ज़मीन वगैरह भी नहीं है, मेरे पिताजी नहर विभाग में जिलादार है, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। मेरे पिताजी भले ही थोड़ा सा नॉन गजेटेड ऑफिसर थे। कहते हैं मेरे पिताजी कोई बड़े ऑफिसर नहीं थे, नॉन गजेटेड ऑफिसर थे, थोड़ा सा नहर विभाग में काम किया करते थे। कहते हैं उनकी हैसियत नहीं थी कि वे मुझे अमेरिका भेज सके। कहते हैं प्यारे साथियों, उनकी, मेरे पिताजी की हैसियत नहीं थी कि वे मुझे अमेरिका भेज सकें। मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, मेरी इच्छा थी आगे पढ़ना है, मुझे आंदोलन में गिराव पर आ गया, चढ़ाव पर था, उतर चुका था, इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके घर आ जाऊं, इसीलिए अमेरिका गया। और अमेरिका गया, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां दे रहे हैं, कितनी गालियां मुझे दी है, चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए अमेरिका का दलाल बन गया हूं। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। तो राष्ट्रपति वहां पर निक्सन वगैरह थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब सुनिएगा यहाँ क्या कहते हैं। कहते हैं प्यारे साथियों, मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए बिना पैसा का, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, वे नॉन गजेटेड ऑफिसर थे, और मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए, और आज मुझे अमेरिका का दलाल कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं, दलाल। कहते हैं कि मुझे यहाँ के लोग, यहाँ के नेता कहते हैं ये अमेरिका का दलाल है, और राष्ट्रपति निक्सन इसके हमको चिढ़ाते हैं, किस नाम से? कहते हैं राष्ट्रपति को दे दो तार, उसको कर दो फोन, उसको दे दो तार, अजय प्रकाश की हो जाएगी सीधा हार। अब बताइए, हमको इस नाम से चिढ़ाया जा रहा है प्यारे साथियों, जबकि मैं अमेरिका गया था, अपने दम पे गया था, वहाँ मैंने क्या क्या किया आपको तो बता ही दिए हैं, और हमको कहता है अमेरिका का दलाल, ये लोग नेता लोग सब। चलिए
आगे चलिए, कहते हैं मित्रों मैं अमेरिका गया तो अमेरिका के बागानों में काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया जहां जानवर मारे जाते थे। कहते हैं कि प्यारे मित्रों मैं अमेरिका जो गया ना, अमेरिका में जाकर के ऐसा नहीं है कि वहां मुझे पैसा भेजा जा रहा था पिताजी के द्वारा, मैं वहां मज़े से रह रहा था। कहते हैं मैं वहां जा कर के, अमेरिका में जा कर के क्या किया मैंने, तो कारखानों में काम किया, बड़ा बड़ा कारखाना में मैंने काम किया, और वहाँ पर जहाँ पर कि जानवर को काटा जा रहा था वहाँ मैंने काम किया, उतना बदबू होता है वहाँ पर, वहाँ मैंने काम किया और कारखानों में। और जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था अमेरिका में, जब मैं अमेरिका के यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ मैं वहाँ छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे। कहते थे वहाँ हम लोग 3-4 स्टूडेंट मिल करके वहाँ अमेरिका में खाना पकाते थे, और सस्ते में हम लोग क्या किए थे, खा पी लेते थे। और कहते हैं कि हम अमेरिका में रह करके सस्ता में खाते पीते थे, और कहते हैं कि एक कोठरी में कई आदमी मिल करके रहते थे। कहते थे हम लोग एक कोठरी में रहते थे, बहुत सारा आदमी मिल करके रहा करते थे एक रूम में। कहते हैं रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने के लिए, कुछ फीस के लिए। कहते हैं हम लोग वहाँ कुछ एक के रूम में बहुत सारा लड़का लोग रहते थे अमेरिका में। और आज हम लोग को ये लोग कहता है अमेरिका का दलाल। बताइए मैंने अमेरिका में कितना कष्ट को सहा है। कहते हैं कि बाकी हर दिन रविवार को छुट्टी नहीं मिलता था, 1 घंटा रेस्टोरेंट में जा कर के और होटल में जा कर के बर्तन धोया करते थे। कहते हैं मैं 1 घंटा जा कर के होटल में जा कर के बर्तन धोता था, रेस्टोरेंट में जा कर के बर्तन धोता था, अमेरिका का बर्तन। कहते हैं वेटर का काम मैंने किया। कहते हैं प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं अमेरिका में जा कर के वेटर का काम किया हूँ। और कहते हैं कि शाम को रात का खाना मिल जाता था वहाँ पर, जो बचा खुचा रेस्टोरेंट में होता था वो मैं खा लेता था। और दिन का खाना मिल गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, किराया कहाँ से मकान को दें हमको आया, और किराया कहाँ से दें ये बहुत बड़ी चिंता होती थी। कहते हैं बराबर 2-3 लड़की कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं कि थी कमरे में। कहते हैं एक ही चारपाई पर मैं सोता था, 2 बेड नहीं था कि वहाँ अच्छा से फ्रेश से सो सकते थे। और एक चारपाई पर मैंने बहुत सारे अमेरिकन लड़का के साथ में रहा हूँ, हम दोनों साथ साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। कहते हैं कि प्यारे साथियों मैं एक सिंगल रजाई से मैं अमेरिका में दिन काटा हूँ और एक बेड पे मैं रहा हूँ। अब सोचिए अमेरिका में मैंने कितना कष्ट को सहा है। और आज हमारे यहाँ के नेता हमको अमेरिका का दलाल कहते हैं, राष्ट्रपति निक्सन का दलाल कहते हैं। कहते हैं हम दोनों साथ सोते थे और यहाँ तक तो हो ही गया। कहते हैं इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ, और कहते हैं इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। ठीक है आगे चलिए। इतवार के दिन कुछ ऑड टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम करता था सुसाइन पार्लर में। पार्लर मतलब क्रीम वाला पार्लर मत समझ लीजिएगा, सुसाइन मैंने जूता को साफ करने वाला काम करता था मैं। रविवार वगैरह को संडे को छुट्टी निकाल करके मैं जूता साफ करता था अमेरिका में। और बताइए अमेरिका में मैंने कितना कष्ट सहा है उसको लेकर कि कमोड साफ करने का काम होटलों में किया। कहते हैं होटल में जाके मैंने बाथरूम साफ किया है, कमोड को साफ किया है। जब BA पास कर लिया स्कॉलरशिप मिल गया, और वहाँ जब मैंने BA पास कर लिया तो वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। चूँकि मैं बहुत मेहनत करता था तो वहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, छात्रवृत्ति मिल गया। और 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, और मैं उस डिपार्टमेंट का असिस्टेंट हो गया, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। अब सोचिए जिस अमेरिका में ये पढ़ने गए थे और आज उसी अमेरिका में ये टीचर बन गए और क्लास लेने लगे। सोचिए कितना मेहनत करते होंगे। किसका भाषण को सुने थे? स्वामी सत्यदेव का भाषण को सुने थे। और कुछ आराम से रहा इस बीच में। इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास जानते हैं और जानकर मुझे गालियां देते हैं। कहते हैं इन लोगों से जाके पूछिए मेरा हिस्ट्री, और यही लोग आज मुझे गालियां पे गालियां दे रहे हैं और कहते हैं अमेरिका का दलाल है। बताइए क्या मैं अमेरिका का दलाल हूं? चलिए है तो बहुत लंबा चैप्टर, लेकिन क्या कीजिएगा पढ़ना पड़ेगा। कहता अमेरिका में विस्कॉसिन में मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। मैं घोर कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट मतलब क्या होता है? समाजवादी, यानी कि साम्यवादी, यानी ऐसा व्यवस्था जिसमें कि अमीर गरीब एक साथ रहे और साथ ही साथ कोई भी अमीर आदमी के पास धन दौलत ना हो, वो सार्वजनिक हो जाए, यानी समानता का अधिकार। तो वही कहते हैं कम्युनिस्ट, साम्यवादी व्यवस्था। कहते हैं वो लेनिन का ज़माना था। कहते हैं कि प्यारे साथियों कि जब मैं विस्कॉसिन और मैं मेडिसन में था, ये जगह जब मैं घूमने गया था तो वहाँ मैं घोर कम्युनिस्ट था। मैं साम्यवादी व्यवस्था चाहता था। देखिए व्यवस्था बहुत सारा होता है, जैसे पूंजीवादी होता है, अमेरिका हो गया पूंजीवादी, और जैसे रूस वगैरह सब था तभी समाजवादी व्यवस्था था। तो कहते हैं मैं तभी घोर कम्युनिस्ट था और वह लेनिन का ज़माना था। कहते हैं वहाँ पर लेनिन ट्रोट्स्की, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे मैट्रिक का। कहते हैं लेनिन का ज़माना था, वह
ट्रॉटस्की का ज़माना था, कहते हैं 1924 में लेनिन मर गए, कहते हैं 1924 में तभी लेनिन मर गए और 1924 में मैं मार्क्सवादी बन गया और 1924 में मैं नेता बन गया, मार्क्सवादी नेता बन गया। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले। रात रात को रोज़ एक रसियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। कहते एक रसियन था, टेलर था, वो दर्जी का काम करते थे, उसके यहाँ मैं जा करके सारी किताबों को पढ़ता था। चूँकि पहले मैं क्या था, कम्युनिस्ट था और बाद में मैं मार्क्सवादी बन गया। मैं बाद में कम्युनिस्ट से मार्क्सवादी बन गया और मैंने उसकी सारी किताबें पढ़ डाली। और जब भारत लौटा तो घोर कम्युनिस्ट बन करके लौटा। जब मैं भारत लौटा तो मैं घोर कम्युनिस्ट था, यानी समाजवादी व्यवस्था में भारत में चाहता था, क्योंकि भारत में क्या था कि अमीरों का बोलबाला था। मैं चाहता था कि समाज में समानता आ जाए, यानी मैं चाहता था कि समाज में क्या आ जाए, कम्युनिस्ट की सरकार बन जाए, यानी कम्युनिस्ट यानी समाजवादी यानी साम्यवादी की सरकार बन जाए। लेकिन प्यारे साथियों, मैं कांग्रेस में दाखिल हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी में क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ, कहते हैं क्या, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में तभी दाखिल हुआ, मैंने लेनिन से सीखा था। वह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आबादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते थे, उस क्लास से हाथ में ना हो, पूंजीपतियों के हाथ में हो उनका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेटेड नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि मैं फिर भी जब अमेरिका से हिंदुस्तान लौट के आया तो मैं तो घोर कम्युनिस्ट था, मैं तो समाजवादी की सरकार चाहता था, साम्यवादी की सरकार चाहता था, लेकिन फिर भी मैं उनसे नहीं जुड़ा, क्योंकि मुझे तभी देश की तरक्की चाहिए थी, मुझे सबका साथ भी चाहिए था। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। कहता है पहली बात जो मैंने नोट की आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब से मिलने आए। कहते हैं कि प्यारे साथियों, आज से 3 दिन पहले गफूर साहब कोई व्यक्ति है, कहते हैं हमसे मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। उनके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू हमसे मिलने के लिए आए, बहुत प्रेम कर। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी, कोई और आदमी है, कहते हैं दीक्षित जी सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। सब लोग हमको मिल करके डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं कि देश को कैसे चलाया जाए, देश के बारे में कैसे कहा जाए, कैसे जाना जाए। अब बताइए हम लोग क्या हैं, हम लोग तो अमेरिका से पढ़ करके आए हुए हैं, हम लोग तो मार्क्सवादी लेनिनवादी सब कुछ जानते हैं कि कैसे सरकार चला जाए, और वो लोग हमको शिक्षा देंगे डेमोक्रेसी का। कहते हैं इनमें से कोई भी अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। कहते हैं कि मैंने इतना देश दुनिया घूम लिया है, मैंने सारी बातों को जाना है, और यही लोग मेरे पास में आते हैं, गफूर बाबू आते हैं, और उसके बाद हमको आते हैं मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी तक सब हमसे मिलने आते हैं, और सब लोग हमको सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं कि देश कैसे चलाया जाए। बताइए, ये लोग हम ही को शिक्षा देते हैं देश कैसे चलाया जाए। जयप्रकाश नारायण, इन लोगों को कोई हक नहीं है जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की कि देश कैसे चलाया जाए, देश के बारे में कैसे सोचा जाए। कहते हैं जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं, और इनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं तो कहीं कुछ बस से आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े से लेकर आ रहे हैं, डीजल अपना खरीद करके आ रहे हैं, जहाँ तहाँ रोका जा रहा है, इन लड़कों को पीटा जाता है। कहते हैं कि प्यारे साथियों, जब मैं ये आंदोलन कर रहा हूं तो बिहार के प्रदेश से कोना कोना से लोग आते हैं, ट्रेन से आते हैं, कोई बस से आते हैं, और हमारे ही लोगों को, हमारे ही छात्रों को इन लोग क्या करते हैं, इनकी सरकार जो है हमारे स्टूडेंट को, हमारे छात्रों को पीटने का काम करती है। बताइए तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये सही है जी? नहीं ना सही। कहते हैं हमारे स्टूडेंटों को पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, और हमसे आकर के मीठी मीठी बातें करते हैं। और ये हम जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में जितना भी हम लोग का स्टूडेंट सब है, सबको पीट रहे हैं एक तरफ, और हमसे आकर के मीठी मीठी बातें करते हैं। बताइए तो, ठीक है। अगला कहता है मुझे कोई खतरा नहीं दिखाता, लेकिन जब उन्होंने कहा शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो, शायद उन्होंने गोलियां चलानी पड़े, तब मैंने कहा इनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं, आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं जानते। तो चलिए आप लोग जो कहते हैं वह मान लेता हूँ, ये सब बिखरे हुए होंगे, छात्र लोग उधर से जाना था, आप इधर से क्यों? हालांकि उन लड़कों को लेकर आए, एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति को वहाँ जेल में है उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूँ अंग्रेजी सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार की व्यवस्था कभी हुआ हो, लोग रेल से उतार दिए गए।
कहते हैं कि सुनिएगा, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि अंग्रेज की सरकार में इस तरह का अत्याचार होता था हमारे छात्रों को। आज जो हमारे आंदोलन करने में ये जो मेरे छात्र सब हैं प्रदेश से हर कोना कोना से आ रहे हैं मेरा साथ देने के लिए, तो मेरे स्टूडेंट को, मेरे छात्रों को हर जगह पीटा जा रहा है, रेलों से, बसों से। सुनिएगा, कहते हैं हमारे छात्रों को रेलों से उतार उतार करके, बसों से उतार उतार कर करके पीटा जा रहा है। सोचिए इंदिरा गांधी की सरकार कितना जुल्म ढा रही थी। कहते हैं टिकट तो था, हमारे जो छात्र हैं वे टिकट कटा करके ट्रेन में आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, हमसे आंदोलन करने के लिए, लेकिन हमारे स्टूडेंट को टिकट रहते हुए भी पीटा जा रहा है, ट्रेनों से उतार उतार कर करके। कहते हैं कि उतार करके पीटा जा रहा है। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट का आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कहते हैं इन लोगों को शर्म नहीं आती है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, और ये हमारे ही स्टूडेंट को पीट रहे हैं इस तरीक़ा से। क्या बताइए, क्या यही स्वतंत्रता है क्या? अरे स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। कोई अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़े, ठीक है ना। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है। कहते हैं ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। भाई यही है डेमोक्रेसी क्या? लोगों को उसका हक नहीं मिल रहा है, लोग को आप पीट रहे हैं, यही आपकी डेमोक्रेसी है? बताइए तो, कहाँ शांतिपूर्ण? कोई क्या लोग अपने शांतिपूर्ण सभा तक ना करे, यहाँ जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन ना करे? राज्यपाल को यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। कहते हैं क्या हम लोग हिंसा कर रहे थे क्या? हम लोग हिंसा तो नहीं कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तो भाई इसमें आपको क्या दिक्कत? क्या हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं क्या? क्या हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं? तो जब हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं तो आप हमारे स्टूडेंट को, आप हमारे छात्रों को क्यों पीट रहे हैं? क्यों पीट रहे हैं आप हमारे छात्रों को? ठीक है ना, तो क्योंकि हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या यही है डेमोक्रेसी? क्या यही है आज़ादी? क्या इसी आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर सारे लोगों ने लड़ा था? यही आज़ादी? चलिए देखते हैं कितना मनमानी कर रही है ये लोग। नहीं जी, इंदिरा गांधी की सरकार ना। कहते हैं हमसे मिलने के लिए आए थे, पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है। मैंने दीक्षित जी से उनके नाम सुना था। कहते हैं कि एक पुलिस का अधिकारी है, उसका हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने मेरे ही स्टूडेंट को, मेरे ही छात्रों को जो हमसे मिलने आए थे उनको बहुत पीटा, तो नाम उसका हम नहीं लेंगे। मैंने दीक्षित जी से मैंने उनसे बात की तो वो बताए मुझे इस बारे में। तो कहते हैं बिहार जल गया होता। कहते हैं कि जयप्रकाश, वो कह रहे थे कि आज अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो आज बिहार जल गया होता। एक तो मैं सारे लड़कों को, सारे युवाओं को समझा रहा हूँ कि आप आंदोलन कीजिए लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, लेकिन यहाँ का लड़का लोग को जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की सरकार में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहाँ के लड़कों लोगों को बस से, ट्रेनों से उतार उतार करके पीटा जा रहा है। अगर मैं ना होता, अगर जयप्रकाश नारायण जी ना होते तो आज बिहार पूरा जल जाता। सोचिए, जयप्रकाश नारायण ऐसे थे जो कि बिहार को, युवाओं को शांत रखे, कंट्रोल में रखे। ठीक है, आगे चलिए। जयप्रकाश नारायण के लिए ना होते, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन की सभा होने वाली थी, क्यों लोगों को रोकते आप? जनता से घबराते, क्योंकि आप जनता के आप प्रतिनिधि होते। किसकी तरफ से शासन करने बैठे? आपकी हिम्मत करके लोगों को पटना आने से रोक ले, उनकी राजधानी से। आपकी राजधानी है क्या? पुलिस वालों का देश है, ये जनता देश का है। डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे नीचा दिखाने के लिए। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो ये लोग दुश्मन है। ये जनता के शांति में कार्यक्रमों को बाधा डालते हैं, इनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं कि गोलियां चलाते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसको बदलना चाहती है जयप्रकाश नारायण। छात्र युवक क्यों ना इस आंदोलन के देश के लिए आज उठेगा, इनका नेतृत्व युवा करेंगे, छात्र रहेगा, और इनमें कोई संदेश नहीं है। कहते हैं क्या यही डेमोक्रेसी है? यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं वे हमारे लोगों को, हमारे छात्रों को पीट रहे हैं, क्या यही डेमोक्रेसी है? और ये लोग हमसे डेमोक्रेसी की बात करते हैं और हमारे ही लोगों पर लाठियां चलाते हैं। तो यही बात है आगे चल करके। चलिए, अब कोई खास है नहीं। कहते हैं अभी हाल ही में मैं वेल्लोर में था, हमारे पास हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर दीक्षित पटना आए थे। कहते हैं अभी हाल ही में मैं वेल्लोर में था। कहते हैं मैं वेल्लोर में था और हमसे मिलने के लिए उमाशंकर जी पटना आए। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही और कई सारे प्रश्न उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड
बम्बई में रहते थे, ठीक है ना, और अंडरग्राउंड नेता थे। वे कहते हैं 1932 और 33 में जो आंदोलन हुआ था वे बम्बई के अंडरग्राउंड नेता थे, यानी अंदर से वो काम करा करते थे, ठीक है। आगे चलिए, मुझे भी कोई पदवी थी, मैं प्रशंसा नहीं करूंगा। और उस समय दीक्षित जी हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्री हुई। अंडरग्राउंड के ज़माने में मित्रता रही होगी, यह ठोस होती है, चाहे हम कहें या ना कहें, ठोस होती है। इसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कहते हैं कि वहाँ मेरी मुलाकात दीक्षित जी से हुई और मैं तभी से उनका परम मित्र हूँ, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो भाव अच्छे होते हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे वह नहीं थे, वो चाहते थे जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं होता, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, वे इंदिरा गांधी से मेरा कोई झगड़ा है ही नहीं। चलिए, ठीक है, यहाँ तक आगे कहता है कि चलिए, कहते हैं कि मित्रों, मेरा इंदिरा गांधी से कोई खास झगड़ा नहीं है, मेरे परम मित्र हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनसे कि मैं मिला हूं और वो मेरे परम मित्र हैं। तो मेरा इंदिरा गांधी से कोई खास कोई झगड़ा है नहीं। क्यों? मैं इंदिरा गांधी से नफरत करता हूं क्या? नहीं भाई, मैं इंदिरा गांधी से नफरत नहीं करता हूं। मैं तो केवल आवाज़ उठाता हूं उनकी सरकार के खिलाफ, और उनकी सरकार से मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं कि आप जो देश में बेरोजगारी है, देश में जो भ्रष्टाचार है, आप इसका जवाब दीजिए ना। मुझे आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से ये बात हो गया। इस जमाने में मैं घोर कम, ये तो बता ही दिए, वहाँ कांग्रेसवादी वाली बात है, ठीक है। कहते हैं कि 1954 में मैं सर्वोदय में गया और इस बिहार में जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक बड़े भाई थे, उनको मैं बड़ा भाई कहता हूँ। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उसको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। कहते हैं उनका बड़ा स्नेह करता था हमारे ऊपर, पता नहीं मुझे क्यों मानते थे, उनका बड़ा आदर और प्रेम था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था, लेकिन इसमें बड़ा बड़प्पन था अक्सर। तो उन्होंने मुझे हमारी आलोचनाओं में बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ कि बहुत सख्त भाषण का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज हुए। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से मेरी कोई खास दुश्मनी नहीं है, मेरी उससे तो क्या दुश्मनी होगी, मैं उसको अपना बड़ा भाई मानता हूं। लेकिन ये जो मैं पटना में एक भाषण दिया था, पटना में जो मैं भाषण दिया था, उस पटना में जो भाषण, कहते हैं कि मुझसे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं पटना में एक भाषण दिया था और मैंने बड़ा सख्त भाषण दे दिया था, जिस वजह से जवाहरलाल नेहरू जी मुझसे नाराज हो गए, ठीक है। कहते हैं लाल बहादुर जी कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उसकी आलोचना की, उसको तार भी दे दिया, यह बहुत गलत किया आपने। इससे कश्मीर के सवाल को हल करते हुए आपको दिक्कत होगी, थोड़ी दिनों में 18 महीने में वे चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। कहते हैं मैंने उससे थोड़ी कश्मीर मुद्दे पर सवाल की थी कि कश्मीर का मुद्दा के बारे में, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जवाहरलाल नेहरू जी इस दुनिया में अब नहीं रहे, उसके कुछ दिनों के बाद ये चल बसे। चलिए, इंदिरा गांधी से मेरे मतभेद है, जवाहरलाल नेहरू से मतभेद थे, वहाँ पर चलिए कोई खास है नहीं, सीरियस है जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक संबंधों में, स्वराष्ट्र के लिए संबंध में उनसे अधिक हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था, लेकिन कोई गर्व नहीं करता हूँ उस समय जो आलोचना थी हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा जवाहरलाल नेहरू को, जो बाद में मानना पड़ा, तिब्बत के बारे में मेरी बात नहीं माननी पड़ी, लेकिन जब चीन को उन्होंने धोखा दे दिया तो उनको धोखा के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि वे 2 बरस में चल गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा कि चीन ने आक्रमण कर दिया, तो कभी उम्मीद नहीं करती, आशा नहीं है कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी दिनों में उनकी गलती थी और परस्पर राष्ट्र की नीतियों के संबंध में मतभेद थे, उनके सामने अंतर्देशीय प्रश्नों को नहीं था। कहते हैं कि सुनिएगा, कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू से अक्सर मैं बातचीत करता था चीन के मुद्दे पर, तिब्बत के मामले मुद्दे पर। कहते हैं कि इन सब से मेरी उनसे मुलाकात होती थी और मैं उनसे बातचीत भी करता था, लेकिन जब चीन हम लोगों को, हमारी जो चीन से लड़ाई हुई 1962 में, भारत और चीन का जो लड़ाई हुआ था 1962 में, कब लड़ाई हुआ था जी भारत और चीन का? 1962 में। तो 1962 में जो चीन की लड़ाई हुई थी भारत और, जिस समय कि भारत हार गया चीन से, तो उस समय में जवाहरलाल नेहरू को बहुत बड़ा झटका लगा था और इस झटका के बाद क्या हो गया कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। क्या कहते हैं, अब एक बात को ले लीजिए जिनको चलते बहुत ज़्यादा करप्शन की नीति है, वह क्या है कि इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाया जाता है और समाजवाद का नारा लगाया जाता है। यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग लोगों से आप इकट्ठा करेंगे और अनअकाउंटेड मनी करोड़ों रुपये, इससे कोई हिसाब नहीं है मेरी किताबों में। कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा बड़ा इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में जो पैसा आता है, रुपया पैसा आता है, आप इस रुपया पैसा को लाते कहाँ से हैं? आप क्या करते हैं, किसी चीज़ से वसूलते हैं, किसी चीज़ पे टैक्स बढ़ाते हैं। तो मुझे कृपया करके कि आप इस इलेक्शन में इतना रुपया ना खर्च करके आप उस पैसे का हिसाब दीजिए। तो चलिए, जयप्रकाश नारायण ने कोई खास गलत बात
सरकार से नहीं पूछा था, उनका पूछना लाजमी था। ये तो खैर हम सबको भी पूछना चाहिए सरकार से कि भाई इलेक्शन में इतना इतना रुपया खर्च होता है तो आखिर ये पैसा आता कहाँ से है, आप इस पैसे को लाते कहाँ से हैं। तो चलिए इन्होंने ये सवाल के बारे में कहा। आज ही नहीं बरसों से मैं पुकार रहा हूँ इस चुनाव की पद्धति में। कहते हैं ये जो चुनाव का प्रोसेस है, इतना इतना रुपया खर्च करना, इस पर मैं लगातार सवाल खड़े करता हूँ। परिवर्तन होता है, चुनाव में खर्च कहाँ से आएगा, उम्मीदवार पर खड़ा, मजदूर की उम्मीदवार। चलिए यहाँ तक तो हो गया। प्रेस रिपोर्टरों से पता चलता है इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार की राजनीति के बारे में कहता है। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक मैंने देख लिया। दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया, फिर मेरे पुराने विचारों से जनता में बुद्धिजीवी है। कहते हैं कि ये जो प्रेस वाला है, प्रेस वाला लिखते हैं बार बार अपने पेपर में कि मैं दलविहीन राजनीति का गठन करना चाहता हूँ। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं दलविहीन राजनीति नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दल हो, ऐसा दल हो, ऐसी पार्टी हो जो देश का नेतृत्व करे और देश को चलाए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चित रूप से दलविहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी, शासन मुक्त समाज बनता रहा, वह शायद दलयुक्त होगा। चलिए यहाँ तक तो कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरे किसी से छात्रों से नहीं है। चलिए, विधानसभा के विघटन की संभावना होती है कि यहाँ भी कुछ खास नहीं है। कहते हैं कि बस मोटा मोटी यही बात है। ठीक है, अपना देश, कहते हैं प्यारे साथियों, अपना देश पिछड़ चुका है और हम लोगों को जरूरत है अपने देश को आगे बढ़ाने की। तो आप लोगों को इस आंदोलन में साथ देना है और हमें ये नहीं समझना है कि मैं इस आंदोलन के द्वारा जुड़ करके और मैं कुछ अपना उपलब्धि पाना चाहता हूँ, मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि केवल देश के लिए काम करूँ और देश की स्थितियों को संभालूँ और आप लोगों को मेरा साथ देना है। और इस प्रकार से क्या होता है, चलिए सब तो हो ही या कुछ खास है नहीं। इस सिलसिले में एक बात स्पष्ट आवश्यक कि संघर्ष समितियां जो छात्रों की, जनता की बन रही है, वह केवल शासन से संघर्ष करना चाहती है, बल्कि उनका काम तो समाज के लिए अन्याय के खिलाफ है। गांव में तरह तरह के लोग रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना ही कोई दौलत चाहिए, ना ही कोई शोहरत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारे साथियों, आप लोगों को बस साथ देना है और ये जो हम लोगों ने जो आंदोलन किया है, इस आंदोलन को आपको आगे लेकर के जाना है और आंदोलन को आगे ले जा करके साथ ही साथ देश में जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, इस प्रकार से जो भुखमरी है, इस चीज़ को ख़त्म करना है और आपको सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात करनी है और देश को इस दलदल में जाने से बचाना है। तो इस प्रकार से जो नारा दिए जयप्रकाश नारायण, हजारों लोगों ने अपने क्या किए, जनेऊ को तोड़ दिए कि हाँ जयप्रकाश चाचा मैं आपका साथ देता हूं। और हजारों लोगों ने जनेऊ को तोड़ करके एक ही नारा गूंजा था। क्या नारा गूंजा था, आप लोग को याद हो गया होगा, जात पात को तोड़ दो। हम लोग अगर जात पात के मामले में सब दिन फंसे रहेंगे तो देश का तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। तो जात पात को हम लोगों को तोड़ देना है और साथ ही साथ यदि अगर हम लोग दहेज के पीछे लगे हुए रहेंगे तो हम लोगों का समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा जात पात को तोड़ दो और तिलक दहेज को छोड़ दो और हमारा जो ये समाज है उस समाज को हम लोग नई दिशा में मोड़ देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इसलिए कहा था कि हमारे समाज को नई दिशा में मोड़ दो। तो इस प्रकार से यह आंदोलन इतना फेमस हुआ कि केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार हट गई और पहली बार गैर कांग्रेसी की सरकार भी बनी थी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। सोचिए, इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों से देश को चला रही थी, अगर उनको कोई गिराया तो वो जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेता थे जो कि सरकार से आंखों में आंखें डाल करके क्वेश्चन पूछने का हिमाकत करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो प्यारे साथियों, तो कुल मिलाकर के हमारा वीडियो समाप्त हो गया और आप लोग यहाँ तक देखे, थैंक यू सो मच। आप लोगों को एक काम करना है, साथ ही साथ वीडियो को आपको लाइक भी कर देना है और हाँ, वीडियो लाइक करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि सर हमको वीडियो कैसा लगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, यदि इस वीडियो पे लगातार बहुत सारा कमेंट आएगा और लाइक आएगा तो मैं आप सबके लिए वादा करता हूं, आप सबके लिए इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके लिए बना दूंगा। यदि हाँ, आपको करना यह है कि आप इस वीडियो को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होता है कि हमारा मोटिवेशनल जगता है और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बना दूंगा, ग्रामर पर्सन को पढ़ा दूंगा। आप लोग क्या करते हैं, केवल अपना खुद का वीडियो देख लेते हैं, अपना भला हो गया भाई, दोस्त जाए जहन्नुम में वो कहीं जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त नंबर कम लाए, उससे मेरा क्या लेना देना। तो नहीं, जलन नहीं करना है, दोस्तों के बीच शेयर करना है, इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।